आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एग को देख रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एग को अगर हम देखें, पहले टाइटल लिख दें, स्ट्रक्चर ऑफ एग। तो इस स्ट्रक्चर ऑफ एग में हम लोग एग से संबंधित तमाम जानकारियों को सहेज रहे हैं कि किस प्रकार से एग में ग्रोथ होता है, किस प्रकार से उसमें योग का फॉर्मेशन होता है, फिर कितने टाइप में बंटवारा किया जाता है, ये सब कुछ हम लोग देखते हैं। एक एग को देखें तो एग जो है वो फ्यूचर की तैयारी करके रखता है, अर्थात इसमें साइटोप्लाज्म भी होता है। उस साइटोप्लाज्म को स्पेसिफिकली यहाँ पर ऊप्लाज्म कहा, और ऑर्गेनेल्स होते हैं, जो भी जरूरत का ऑर्गेनेल्स है वो हो जाएगा, प्लस मैटरनल जीन्स एंड प्रोटीन्स होते हैं। मैटरनल जीन्स जो mRNA के फॉर्म में होता है, एंड प्रोटीन्स होते हैं। साथ ही इसका अपना एक न्यूक्लियस होता है, हाँ, कवर होता है इसका अपना चारों तरफ। ये तमाम चीजें जो है एक स्ट्रक्चर की खूबसूरती को बतलाता है। और इसमें एक बड़ा ही महत्वपूर्ण चीज होता है, दैट इज कॉल्ड योग। योग होता है। तो एक का संसार जो है वह बहुत विकसित संसार है। इस टॉपिक में हम लोग सबसे पहला जो टॉपिक देखने जा रहे हैं वो देख रहे हैं मोड ऑफ ग्रोथ ऑफ oocyte। ग्रोथ ऑफ oocyte। oocyte में कैसे ग्रोथ होता है। देखो, जब हम लोग मान लो कि कहीं किसी का ट्रांसफर होता है, किसी व्यक्ति का, तो उसके घर में क्या किस प्रकार का काम शुरू होता है। उसके घर में पैकिंग का सामान शुरू होता है, या फिर मान लो कहीं टूर में जाना हो, है ना, कहीं बाहर 10 दिन के लिए घूमने जाना हो, तो उसके वो जो अपना काम करता है वो क्या करता है कि भाई थोड़ा सा टूर में क्या क्या जरूरत है उन सभी को लिस्टिंग बनाकर उन सभी चीजों को उसमें अरेंज करना, यही काम होता है। तो एक एग को तैयार करना है फ्यूचर के लिए, वेट करेगा अपने फर्टिलाइजेशन के लिए, वो तमाम चीजों की जरूरत होती है। जैसे कि सबसे पहले ग्रोथ ऑफ न्यूक्लियर सब्सटेंसेस। ग्रोथ ऑफ न्यूक्लियर सब्सटेंसेस। न्यूक्लियर सब्सटेंसेस की बात करें तो डीएनए में बहुत ज्यादा तो ग्रोथ नहीं कराना है, क्योंकि डीएनए तो तभी ग्रो करेगा जब एक सेल से 2 सेल बनेगा। तो ग्रोथ किस में कराना होता है, तो पहला होता है बम्पर ट्रांसक्रिप्शन। मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में क्या कराना, ट्रांसक्रिप्शन। कारण क्या होता है, ढेर सारा आरएनए बनता है जिसमें एमआरएनए बहुत सारा बनता है। दूसरा होता है इंस्टेंट ट्रांसलेटिंग एमआरएनए। मतलब एक इंस्टेंट फूड चाहिए होता है, तुरंत प्रोटीन बनाने वाला एमआरएनए चाहिए। तीसरा हो जाता है मास्क्ड एमआरएनए, मतलब ऐसे एमआरएनए जिसकी उपयोगिता बाद में की जाएगी, ठीक है। और चौथा हो जाता है इसमें हीट शॉक्ड एमआरएनए, मतलब ऐसे एमआरएनए जो हीट को बर्दाश्त कर सकता है, ठीक है। तो ग्रोथ ऑफ न्यूक्लियर सब्सटेंसेस में जो हमारा मेन मुद्दा है वो है एमआरएनए। एमआरएनए के बारे में हम सब जानते हैं कि ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कोड्स रखते हैं अपने पास। अब इस एमआरएनए का 2 स्वरूप यहां देखने को मिलेगा। उधर तो मैंने उसको ऐसे लिखा ही था, इसके 2 रूप हमको देखने को मिलेंगे, एक इंस्टेंट और एक लेट। इंस्टेंट ट्रांसलेटिंग,
इंस्टेंट ट्रांसलेटिंग, तुरंत धड़ाधड़ प्रोटीन बनाएगा। और एक है लेट ट्रांसलेटिंग। लेट ट्रांसलेटिंग मतलब क्या है? आराम से ठहर कर काम करे। जो इंस्टेंट ट्रांसलेटिंग होता है वो एमआरएनए तुरंत राइबोसोम से बाइंड करेगा, तुरंत उसको चार्ज टीआरएनए मिलेगा, तुरंत 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 वो सारा काम करके प्रोटीन बनाकर आपको दे देगा कि भाई लीजिए अपना प्रोटीन संभालिए। और जो लेट ट्रांसलेटिंग है वह एक समय जब आएगा तब वो ट्रांसलेशन करेगा। क्योंकि एमआरएनए का जब ट्रांसलेशन होता है तो क्या बनता है? प्रोटीन। एक झटपट प्रोटीन, फास्ट फूड, और एक आराम से। तो इंस्टेंट ट्रांसलेटिंग एमआरएनए कौन कौन से प्रोटीन्स का निर्माण करता है? अगर उस एग्जाम्पल को हम देखें तो राइबोसोमल प्रोटीन्स। राइबोसोमल प्रोटीन्स, राइबोसोम में को बनाने वाले जितने भी प्रोटीन्स होते हैं उनको सबको पहले बना लिया जाता है झटपट। इसके अलावा हिस्टोन प्रोटीन्स, हिस्टोन प्रोटीन्स को भी झटपट बना लेना है। और सम एंजाइम्स, कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिनकी जरूरत तुरंत पड़ती है। ये सभी झटपट चाहिए, इनके लिए रुकना नहीं है। लेकिन जो लेट ट्रांसलेटिंग है, इस लेट ट्रांसलेटिंग में सबसे पहला कैटेगरी होता है, उसको हम लोग कहते हैं मास्क्ड एमआरएनए। मास्क्ड एमआरएनए मतलब ये एमआरएनए जो है उसको ढांप दिया गया है, किसी चीज से ढक दिया गया है। और चलो ठीक है, एक डायग्राम बना देते हैं। ये एक एमआरएनए है, दिस इज एन एमआरएनए। ये 5' एंड है, जान रहे हैं यहाँ पर कैप होगा, और इसका 3' एंड है, बहुत सारा पॉली है। अब क्या होता है कि चूंकि इसको इनएक्टिवेट करना है तो 3' एंड पर एक प्रोटीन होता है, वो आकर इससे बाइंड कर जाएगा। ये जो पिंक कलर का प्रोटीन देखें या रेड कलर का, इसको कहा जाता है इन्फॉर्मोसोम। ठीक है, ये आके यहां पर बाइंड करिए। जैसे ही इससे ये बाइंड करिए, ये एमआरएनए क्या हो गया? मास्क्ड एमआरएनए। ठीक है, ये हो गया मास्क्ड एमआरएनए। और मास्क इसमें क्या है? ये जो इन्फॉर्मोसोम है, ये कब एक्टिव होता है? जब फर्टिलाइजेशन होता है। सोचिए, फर्टिलाइजेशन तक ये ऐसा ही छिपा हुआ रहता। फर्टिलाइजेशन जब होता है तो जिसका जो मास्क है वो मास्क इन्फॉर्मोसोम निकल जाता है। ये हो गया इन्फॉर्मोसोम। इन्फॉर्मोसोम ये बाहर निकल गया। और जो एमआरएनए है, इट बिकम्स फंक्शनल। फंक्शनल एमआरएनए। तो ये फंक्शनल एमआरएनए कब होता है? फर्टिलाइजेशन के उपरांत। इसको कहा जाता है मैटरनल जीन। मैटरनल जीन। अब सोचिए कितनी तैयारी एक अंडा करता है कि जब फर्टिलाइजेशन होगा तो उस वक्त जाइगोट को तुरंत बहुत सारा मटेरियल चाहिए होगा। वो मटेरियल कहाँ से मिलेगा उसको? तो हम कुछ ऐसा एमआरएनए, कुछ ऐसा मैटरनल जीन उसके पास छोड़ दें जो उस वक्त एक्टिव हो जाए और उस जाइगोट को क्लीवेज करने या डेवलपमेंटल फेजेस में एंटर करने में मदद करे। इतनी सोची समझी रणनीति के अंतर्गत ये काम होता है। ये हो गया मास्क्ड एमआरएनए के बारे में जानकारी। एक और जो है इसमें, वो होता है हीट शॉक्ड एमआरएनए। हीट शॉक्ड एमआरएनए। हीट शॉक्ड एमआरएनए के बारे में क्या कहते हैं कि इससे जब ट्रांसलेशन होता है, जब इसमें ट्रांसलेशन होता है तो हीट शॉक्ड प्रोटीन बनते हैं। नाम से ही पता चल रहा है
ये सभी गर्मी को बर्दाश्त करने वाले प्रोटीन्स होंगे, हीट शॉक प्रोटीन्स। बट ये जो ट्रांसलेशन होता है, यह ट्रांसलेशन भी आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन मतलब ये भी लेट से होने वाला है। ये जो हीट शॉक प्रोटीन्स बनते हैं, यह फर्टिलाइजेशन के बाद बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। तो इस ये जो mRNA होता है, ये भी लंबे समय के बाद जब फर्टिलाइजेशन होगा तभी एक्टिवेट होता है। ये जो पहला था, ये सभी जीन एम्प्लीफिकेशन मतलब कि mRNA से संबंधित बातें थी। अब एक पॉइंट है उठ रहा है, वह है जीन एम्प्लीफिकेशन। जीन एम्प्लीफिकेशन मतलब जीन की मात्रा को बहुत बढ़ाना। ठीक है, जीन एम्प्लीफिकेशन, फिर इसी में हम कॉमा डाल कर देते हैं न्यूक्लियोलस सिंथेसिस, और देते हैं स्टोरेज ऑफ राइबोसोम। स्टोरेज ऑफ राइबोसोम्स। देखिए क्या है ना कि जब फर्टिलाइजेशन होगा, एक अंडा को क्या करना है, दो काम करना है। पहला, अपने को सुरक्षित रखना है, और दूसरा वो तमाम तैयारी कर लेनी है ताकि जब फर्टिलाइजेशन हो तो मुंह नहीं देखना पड़े, जा ये छूट गया, वो छूट गया, ये छूट गया, तो रिजेक्ट हो जाएगा वो। एक नेचर क्या कहेगा, तुम तो फालतू एक हो, हटो। एक अंडे को सब कुछ अपने साथ तैयार करके रखना हो, और उस समय इसको हर चीज पर ध्यान देना होता है कि जो भी चीजें चाहिए वो वहां पर हो। आप जानते हैं इन सब चीजों के लिए एक अंडे में मेटाबॉलिज्म जो होता है वो लीवर सेल से भी ज्यादा हो। ठीक है, द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म of oocyte is higher than the liver cell। सोचिए, हम लोग के शरीर का सबसे हाईएस्ट मेटाबॉलिकली एक्टिव लीवर होता है, उसके सेल्स होते हैं, और जब एक बन रहा होता है इसकी रफ्तार जो होती है मेटाबॉलिज्म की, वो लीवर सेल से भी ज्यादा। तो ये इसकी खूबसूरती है। अब जीन एम्प्लीफिकेशन में तो हम लोग हर तरह का जीन देखें, जैसे कि mRNA बनाने वाले जीन जो डीएनए पर हैं, rRNA बनाने वाले जो जीन है डीएनए पर, tRNA बनाने वाले, तो ये तमाम चीजें देखी जाएंगी। इसमें जो हम लोग सब हेडिंग्स में पढ़ सकते हैं उसको, वो है rRNAs। दूसरा हो जाएगा जीन एम्प्लीफिकेशन। सब बेसिकली राइबोसोमल ही होता है, rDNA। ये जीन देख लो, ये जीन एम्प्लीफिकेशन की बात यहां पर हो जाएगी। ठीक है, अगर ये दोनों घटनाओं को हम अच्छे से समझ लें तो बातें हमारे दिमाग में आ जाएंगी। पहला है राइबोसोमल RNAs। बहुत ज्यादा ही सिंथेसिस होता है इस राइबोसोमल RNA। ठीक है ना, तो हाई रेट ऑफ द सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल RNAs एंड tRNAs भी हम यहाँ लिख रहे हैं, क्योंकि अकेले तो कभी बनता नहीं है, जब भी rRNA बनेगा tRNA बनेगा ऑन डीएनए पर बहुत ज्यादा मात्रा में इन सब का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इसके कारण क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोमल यूनिट्स भी होना शुरू हो जाता है। फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोमल यूनिट्स देखें, यूनिट्स एंड rRNAs। आप देखेंगे इस RNA में कौन कौन rRNA, 28S, 5S, 5.8S एंड 18S। ये जो तीनों होते हैं तो 60S सब यूनिट में होता है, और ये जो है वो 40S सब यूनिट में होता है। सोचिए इन सब का ह्यूज प्रोडक्शन, देखो ऐसा वैसा भी नहीं, ह्यूज प्रोडक्शन।
ढेर सारा। साथ ही साथ बी में है कि जीन एम्प्लीफिकेशन। यहाँ जीन जो है वो आरडीएनए है। एम्प्लीफिकेशन मतलब होता है बहुत कई गुना बढ़ा देना उसको। तो जीन एम्प्लीफिकेशन में जब हम देखते हैं तो जो आरआरएनए कोडिंग जीन्स होते हैं, आरआरएनए कोडिंग जीन्स ऑन डीएनए इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, आरडीएनए, राइबोसोमल डीएनए, है ना। और इस राइबोसोमल डीएनए से आप ऐसे समझें कि आरआरएनएस बनते हैं और 1000 टाइम्स बनते हैं, मतलब 1000 टाइम्स, एक एक हजार गुना ज्यादा रफ्तार से ये सभी आरडीएनए बनते हैं। एग्जाम्पल वैसे ऐसे कंपेयर भी कर सकता हूं, जैसे एक सोमैटिक सेल जो हम लोगों नॉर्मल ग्रोथ सेल है ना, उसमें अगर 6 आरडीएनए है, आपको जान के आश्चर्य लगेगा कि उस साइट में क्या है, 37 आरडीएनए। आर डीएनए है, ऊपर भी ठीक करना होगा, ऐसे इसको करेक्ट कर देते हैं, आरडीएनए। अब सोचिए अगर हम एक डीएनए को बनाते हैं, स्ट्रक्चर भी तो से समझना चाहिए ना। ये जो है ना, ये डीएनए है, ओके, और ये डीएनए किस में है, सोमैटिक में। तो आप देखें इसमें इसमें जो ये आरडीएनए मतलब जहां से राइबोसोम बनेंगे, वैसे इसमें 6 होंगे, देख रहे हैं, ये 6 जगह है जहां पर राइबोसोम आरआरएनए बनाने वाले जीन्स हैं, ये आरडीएनए 6। लेकिन यही घटना जब उस साइट में होता है, ठीक है ना, ये किसमें हो गया, डीएनए किसका, उस साइट का। तो हम सब समझते हैं कि इसमें कितना होगा, 37 तो नहीं बनाएंगे, बट कुछ ऐसे फ्रिक्वेंटली बनाकर ये तो दिखा सकते हैं कि देख लो कितने हैं, ठीक है ना। आप देख ऐसे, मतलब ये सब तो कुछ मैंने दिखाया है, सोचिए कितना सारा इसमें है। क्यों है, क्योंकि अभी जब जरूरत पड़ेगा भाई, तो संख्या तो बढ़ानी पड़ेगी ना। उस वक्त अगर हम 4 से ही काम करेंगे तो नहीं ना होगा। मान लो कि एक घर बनाना है हमको और 1 महीने बनाना है, हर दिन अगर हम 500 मजदूर लगा दें तो बहुत जल्दी बन जाएगा वो। और लेकिन हर दिन अगर 2 ही मजदूर लगाएं तो 3 साल में बनेगा वो। तो अगर आपको 1 महीना 2 महीना या 6 महीने में घर बनाने हो और अगर 3 साल बनाने हो, तो नंबर ऑफ मटेरियल एंड नंबर ऑफ लेबर जो है वो डिपेंड करेगा। अब यहाँ क्या है कि नॉर्मल सेल में तो आपको दिख रहा है 6 और इसमें 37, यहाँ तो 37 नहीं है लेकिन 37 दिख रहा है। सोचो ये एक बार में जहां पर 6 आरआरएनए बना सकता है, ये एक बार में 37 आरआरएनए बना सकता है, 6 गुना ज्यादा। और ये 1000 गुना तक ज्यादा ये काम जो है वो देखा जाता है। मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स, मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स, देखिए उस साइट में जो है ना, उस साइट में अगर गौर करें तो 3 ही प्रमुख सेल ऑर्गेनेल्स यहां दिखते हैं। एक माइटोकॉन्ड्रिया, वी ऑल नो इट क्योंकि इसे एटीपी देना होता है। दूसरा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्योंकि ये साइट ऑफ सिंथेसिस है। और तीसरा गॉल्जी बॉडी पैकेजिंग। तो इनका क्या काम है, एनर्जी सप्लायर, काम देना है कि नहीं देना है, एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए। ईआर का क्या काम है, साइट ऑफ सिंथेसिस, साइट ऑफ सिंथेसिस एंड स्टोरेज, दोनों काम है, सिंथेसाइज भी करना और स्टोरेज भी करना। और गॉल्जी बॉडी क्या है, साइट ऑफ पैकेजिंग एंड सिक्रीशन, पैकेजिंग, प्रोसेसिंग एंड सिक्रीशन।
एंड ये काम हो गया। तो आप देखिए कि मुख्य रूप से 3 ही क्यों है। कारण है कि 3 से ज्यादा की बहुत जरूरत है नहीं। अभी तो एक एक जो है ना, वो तो तैयारी कर रहा है कि मुझे फर्टिलाइजेशन के समय क्या क्या चाहिए। तो अपना एनर्जी सप्लाई करने के लिए उसने माइटोकॉन्ड्रिया को डाल रखा है। ले लो भाई माइटोकॉन्ड्रिया रखो, उस वक्त एनर्जी कहाँ से आएगा। जैसे हम लोग को अगर हड़बड़ी में कहीं जाना हो तो हम लोग 2 बोरा चावल कंधे पर लोड करके ले जाएंगे, या 2,000 रुपया पॉकेट में ले जाएंगे, तो 2,000 रुपया लेंगे क्योंकि जगह भी कम लेगा, मेहनत भी कम पड़ेगा, और जब चाहेंगे उससे चावल खरीद लें। तो माइटोकॉन्ड्रिया उसी तरह का छोटा छोटा यूनिट के रूप में ढेर सारा वहां मौजूद है। जहां तक रहा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो मैंने पहले ही कहा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइट ऑफ सिंथेसिस एंड स्टोरेज। यहाँ प्रोटीन बन जाएगा राइबोसोम के अटैचमेंट से, फैट बन जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स बन जाएगा, कॉम्बिनेशंस में बन जाएंगे। और गॉल्जी बॉडी तो प्रोसेसिंग का जगह है, पैकेजिंग का और सेक्रेशन का। ये तीनों सेल ऑर्गेनेल बहुत महत्वपूर्ण तरीके से काम करता है। अगर ये नहीं हो तो फिर बहुत मुश्किल होगा। जैसे कि गॉल्जी बॉडी देखोगे, तो गॉल्जी बॉडी जो है ना, कॉर्टिकल वेजाइकल बनाता है, कॉर्टिकल वेजाइकल्स। ठीक है, जब अभी चर्चा होगी इनकी कॉर्टिकल वेजाइकल्स की, तो सोचो कि ये सभी जो चीजें हैं ना, ये इनके फॉर्मेशन में, एक अंडे में ये सभी चीजें मौजूद रहती हैं, और तब जाके वो बेचारा तैयारी कर पाता है कि हम भविष्य की चुनौतियों से कैसे लड़ेंगे। अब मुद्दा आता है क्या? अब मुद्दा आता है 2 चीजें। अगले पेज पर चलते हैं। अब हो गया फॉर्मेशन ऑफ योग, फॉर्मेशन ऑफ योग एंड एग मेम्ब्रेन। ये 2 चीजों पर हमको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि एक एक तो पूरी तैयारी कर रहा है फर्टिलाइजेशन से के समय तक की, तो साथ में ये भी है उसको कुछ स्टोर्ड मटेरियल बनाकर सुरक्षित करके रखना है ना। मैं क्या कहूँ, मैं जब भी इसको आपको बताऊं तो ये कितना इंटरेस्टिंग है। ये कुछ फॉस्फोलिपिड्स, कुछ न्यूट्रल लिपिड्स, कुछ प्रोटीन्स बनाकर योग में रख देते हैं। एक जो अंडा ऐसे दिखता है, ठीक है, मान लो कि हम लोग किसी भी बर्ड का देखें, ये बहुत बड़ी मात्रा में क्या होता है, यहाँ पर योग होता है। और इस योग में क्या क्या होता है? इस योग में होता है प्रोटीन, है ना। इस योग में होता है फॉस्फोलिपिड। सोचो फॉस्फोलिपिड जो मेम्ब्रेन बनाता है। इस योग में होता है न्यूट्रल फैट, न्यूट्रल फैट्स जिसका सदुपयोग करके कई प्रकार के मटेरियल बनाए जाते हैं। ये 3 प्रमुख मटेरियल है जो कि योग में मौजूद रहता है। तो एक न्यूट्रिशनल रिजर्व हो गया ये बुरे वक्त में ये काम भी देगा। आप इससे 10 तरह का काम भी ले सकते हैं। तो जो फॉर्मेशन ऑफ योग है, वहां से बातें शुरू करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ योग को हम लोग कहते हैं वाइटलोजेनेसिस, जेनेसिस, वाइटलोजेनेसिस। सो वाइटलोजेनेसिस टर्म जो आ गया वो फॉर्मेशन ऑफ योग से। योग का जो मेजर कंस्टिट्यूएंट होता है, मेजर कंस्टिट्यूएंट वो 3 ही मटेरियल होता है, प्रोटीन्स, फॉस्फोलिपिड्स एंड न्यूट्रल फैट्स। योग जो है 2 तरह का रिचनेस उसमें देखा है, 2 प्रकार का रिचनेस पाया जाता है। पहला प्रोटीन योग, योग में प्रोटीन ज्यादा होगा। और दूसरा है फैटी योग, योग में फैट ज्यादा होगा, फैटी योग। ठीक है, तो ज्यादा प्रोटीन ज्यादा लिपिड, दोनों वैरायटी का हमें योग मिलता है। साथ ही योग को अगर देखें इसके रूप का आधार पर, फॉर्म्स का आधार पर, तो 2 तरह का हमें योग मिलता है। एक ग्रैन्युलर योग, दानेदार, ठीक है, और एक मिलता है योग प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। तो 2 प्रकार के योग यहां पर भी दिखते हैं। अगर ग्रैनुलर योग को देखोगे तो योग जो है वो एग में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। लेकिन अगर योग प्लेटलेट्स को देखोगे तो लार्ज ग्रैन्यूल करके रूप में ये रहता है। तो इस तरह से
इनका होता है। इसका एग्जाम्पल जो है वो एम्फियोक्सस है। एम्फियोक्सस से मिलता है, ट्यूनिकेट से मिलता है, ये सभी एनिमल कैटेगरीज हैं, और ये लगभग सभी वर्टिब्रेट्स से मिलता है, मोस्ट इनवर्टिब्रेट्स, हम लोग सब में। इस प्रकार से योग के दो कैटेगरी बांटे गए। अगले क्लास में हम देखेंगे कि योग प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसे होता है।